स्टार्टेड। अच्छा, जब भी आप इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें, अगर क्वेश्चन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका एक सिंबल भी होता है, वैसे तो यू वी की शेप में होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है, ये हल्का सा टेढ़ा सा भी होता है। इसकी वैल्यू होती है n-1। एन जितना भी आपने सैंपल लिया उसमें से एक लेस करते हैं तो ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है। अच्छा, उसके बाद अब आपको ये कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। इफ कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मॉडुलस ऑफ टी, मॉडुलस मतलब नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा, लेस देन आती है टैब्यूलेटेड। टैबुलेटेड मतलब जो टेबल से दी हुई है, टेबल से जो वैल्यू दी हुई है n-1 यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0.05% है। अगर 0.05% पे आपकी टी टेस्ट लगता है और टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, देन नल हाइपोथेसिस देन नल हाइपोथेसिस may be accepted. Null hypothesis may be accepted. Yeah, there is no significant difference. There is no significant difference between population mean and sample mean. जो पॉपुलेशन का मीन कंपनी क्लेम कर रही थी और हमने जो उसका सैंपल उठा के उसका मीन निकाला, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी कैलकुलेटेड मॉडुलस में टी की वैल्यू लेस देन आती है n-1 की वैल्यू पे, और इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 1% है, ठीक है ना, अभी पहले 5% था, अब ये 1% है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन आती है n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 0.005 यानी कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये आपको पॉइंट याद करके जाने होंगे, मतलब बस ध्यान रखो, ग्रेटर देन अगर आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी है, कॉन्फिडेंस लेवल चाहे कोई सा भी दिया हो, बाकी दो ही रहेंगे 0.01 और 0.05, यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको हमेशा एक लेस करके लेनी है, वैल्यू एग्जाम में दी हुई आएगी। नोटेड। नोटेड। यस सर। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लिखो अ सैंपल ऑफ a sample of size 16 has 53 मीन। एक सैंपल लिया हमने जिसका साइज 16 है और उसका जो मीन है वो 53 है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द deviations taken from mean, deviations
taken from mean is 150. Can this sample be regarded? Can this sample be regarded as taken from the population, as taken from the population having 56 as mean? ठीक है, और अब इसमें एक वैल्यू गिवन है, वो लिख लो आप। टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें 25, सॉरी 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 पे टैबुलेटेड वैल्यू 1% कॉन्फिडेंस लेवल पे दी हुई है ये 2.95। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे ना इसका टी टेस्ट का, मान लो ये अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो हाइपोथेसिस सेट करते हो। एक हाइपोथेसिस होती है आपकी नल हाइपोथेसिस H0, और एक होती है H1। H1 को कई जगह H अल्फा भी लिख देते हैं, ठीक है, बात एक ही होती है। क्या होती है नल हाइपोथेसिस? द सैंपल, जो कंपनी कहती है वो, द सैंपल इज ड्रॉन, जो सैंपल लिया गया है जिस पॉपुलेशन से लिया गया है, द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन, मतलब जो पॉपुलेशन का मीन है वो 56 है, ठीक है। और आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा इसको उल्टा करती है, मतलब द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉट हैविंग 56 एज मीन, मतलब ये सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया गया है उसका मीन 56 है, नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? जो सैंपल पॉपुलेशन से लिया गया है उसका मीन 56 नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या है। ये हमारा n16 हो गया, n की वैल्यू 16 हो गई। ये आपका सैंपल का मीन है, ये आपका x बार हो गया, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन का मीन है वो कंपनी कह रही है 56 है। अब इसमें ना आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ, देखो ये गायब है, उसके बदले में इन्होंने आपको क्या दिया है? 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करवा रहे हैं आपसे स्टैटिस्टिक्स का। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन, ये वैल्यू दी हुई है, सम का मतलब समीशन, ऑब्जर्वेशन डिविएशन से निकाली गई है, मतलब एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन माइनस करके उनके स्क्वायर का सम ये 150 दिया हुआ है। तो हमें इससे अपना स्टैंडर्ड डिविएशन पता लगाना होगा। अब देखो एक ये फॉर्मूला था 11th क्लास में वेरिएंस का, ये वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। पहले हम इससे अपना वेरिएंस निकालेंगे। अब ये हमको दिया हुआ है 150, सैंपल का साइज है हमारा 16। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एन हमारा 16 है ना, ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा 16, हमने यहाँ पे n-1 यूज कर लिया, ये हमारा 15 हो गया। ये हमारा वेरिएंस जो है वो 10 आ गया। अब अगर वेरिएंस 10 आएगा ना, तो आप इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली देयरफॉर जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो आपका √10 हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हमने देखो यहाँ पे n ना यूज करके n-1 यूज कर लिया। n भी यूज कर लेंगे ना, मान लो 16 भी यूज कर लेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी वैल्यू पे ज्यादा का। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज अब आपने अपने फॉर्मूले में रख दी, मैं पेज टर्न करूंगा, पहले समझ लो आप। टी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया आपने, टी इज इक्वल्स टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन एस अपॉन √10, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, सैंपल मीन 53, पॉपुलेशन मीन 56, स्टैंडर्ड डिविएशन आपने निकाला है अभी अभी √10, तो मैंने इसकी वैल्यू √10 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय सैंपल लिया था हमने 16, तो 16 पुट कर दिया। ये 53 में 66 गए, -3, ये वाला √16 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जाके वो 4 हो जाएगा, और डिवाइड में रह जाएगा √10, तो ये हो जाएगा -12 बाय √10।
रूट 10 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे देखो 9 का रूट लगभग 10 का रूट 3.3 हो जाएगा। स्क्वायर करके देख लो इसका कितना आ रहा है, देखो 1089। तो हम लगभग 3.3 ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो 3.1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने रूट 10 की वैल्यू को अंदाजे से 3.1 यूज कर लिया। तो ये हटाया, पॉइंट ऊपर जीरो आ गया, 120 को 31 से डिवाइड कर लिया। पहले ले लेते हैं इससे 3 बार, तो ये चला जाएगा 91। ये 29 बचे, पॉइंट लगाया जीरो। अब ले लेते हैं इसको हम 9 टाइम्स में, नहीं बड़ा हो जाएगा 9 टाइम, नहीं 9 टाइम चल जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 टाइम्स ले लेते हैं। तो 279, यहाँ बचा 11, पॉइंट लगा हुआ है जीरो। इसको ले लेते हैं अब हम, अ, कितना जाएगा, चलो इतना ही बहुत है, मान लो मैंने इतना ही कर दिया। तो ये -3.9 हो गया। अभी इसको आगे राइट कर सकते थे वैसे हम। अब आपने यहाँ पे ना टी वैल्यू निकाली और वो नेगेटिव आ रही है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ टी वैल्यू इज 3.9। अब आपको चेक करना है जो आपकी वैल्यू है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है, ये इसमें से बड़ी कौन सी है। देखो आपकी वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है, जो टेबुलेटेड है वो छोटी आ रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू बड़ी आई है। तो अब यहाँ पे लिखोगे, सिंस tabulated value t greater than, एक्सेप्ट नहीं सॉरी रिजेक्ट हो जाएगी, मैं सब बोल दिया। tabulated t greater than calculated, सॉरी calculated value greater than tabulated value of t, 15 डिग्री फ्रीडम पे 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू से ही हमारी वैल्यू बड़ी आ रही है। ये वैल्यू कितनी है, 2.95 है ना, तो हमारी वैल्यू 3.9 आ रही है, जो इससे बड़ी आ रही है। so therefore we reject the null hypothesis। तो जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अब बताओ, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ ये पूरा। तो इसमें ज्यादा काम नहीं है ये, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से रह जाओगे। बस इसमें जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये है, ये जो रूट आएगा उसकी वैल्यू सॉल्व करना, उसके बाद डिवाइड के बाद ये डेसिमल के कुछ प्लेस तक लेके जाना। ये थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा अगर ये आता है तो। बताइए, क्लियर है। यस सर। तो मैं एक आपको देता हूँ, आप एक बार करके देख लो। एग्जाम्पल 2 ट्राई करो आप। A soap company, a soap company was distributing, a soap company was distributing a brand of soap, a brand of soap through a large number of, a large number of retail shops। ये क्वेश्चन मैं पहले भी किया था। मतलब एक सोप कंपनी है, वो अपने एक सोप का, उनका एक ब्रांड है, वो उसको बहुत सारे रिटेल शॉप्स के थ्रू बेचते हैं। अच्छा, बिफोर अ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, बिफोर अ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मतलब उनका जब एडवर्टाइजमेंट शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू नहीं किया था, कॉमा, द मीन सेल्स पर वीक, द मीन सेल्स पर वीक वॉज 140 डजन।
तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने शुरू नहीं किया था, तो उनके 140 डजन साबुन बिकते थे हर हफ्ते। आफ्टर द कैंपेन, फिर उन्होंने कैंपेन शुरू किया एडवर्टाइजमेंट का। आफ्टर द कैंपेन अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स, फिर उन्होंने क्या किया, जब एडवर्टाइजमेंट कर लिया उसके बाद इन्होंने सैंपल लिया 26 शॉप्स का। 26 शॉप्स वॉज टेकन एंड फाउंड, और फिर इन्होंने पाया वहां पे, जब 26 रिटेल शॉप का इन्होंने सैंपल लिया कैंपेन होने के बाद, एंड फाउंड मीन, उन्होंने देखा मीन बढ़ गया है 147 डजन, 147 डजन। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लिख लो, स्टैंडर्ड डिविएशन था सैंपल का 16। तो उन्होंने कहा कि कैंपेन होने के बाद ये बढ़ गया है। तो अब आपको ये बताना है, कैन द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इफेक्टिव, तो जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाया गया था क्या वो इफेक्टिव था? और यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, लिख लो आप, टी वैल्यू 25 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 0.05% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये वैल्यू गिवन है 2.06। अब इस क्वेश्चन में आप नल हाइपोथेसिस सेट करो सबसे पहले तो, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर वैल्यूज लिखो सारी जो जो क्वेश्चन में है, फिर फॉर्मूले में डाल के बताओ मुझे टी क्या आया। अब इसमें एन आपका 26 है ना, तो बेटर होगा आप n-1 यूज करना फॉर्मूले में। ये किसने स्टार्ट किया, कुछ लिखा नल हाइपोथेसिस में? नल हाइपोथेसिस यस में सर। लेंगे, क्या लिखा इसमें आपने, नल हाइपोथेसिस क्या बनाई? H0। The advertisement campaign was effective. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वॉज इफेक्टिव। ठीक है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। और उसके बाद आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एच अल्फा कह देते हैं। यहाँ पे बस इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वॉज नॉट इफेक्टिव, सिर्फ इतना फर्क आएगा। अच्छा, अब जरा मुझे आप एक्स बार बताओगे? एक्स बार मतलब कौन सा मीन है, देखना जरा ये। 147। ठीक है, ये सैंपल मीन होता है, याद करना है आपको अच्छे से। ये एक्स बार हो गया। म्यू कितना है बताओ? 140। 140, क्योंकि जो पूरी जो हमने सैंपल नहीं लिया था पहले जब, तो पूरी उनका जो जहाँ पे वो सेल करते थे उन सारी शॉप्स का जो मीन था वो 140 था। तो ये पॉपुलेशन का मीन हो गया 140। इसमें एन आपका हो गया, सैंपल लिया आपने 26,
और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है, देखो डायरेक्टली इन्होंने ये 16 दिया हुआ है। अब आप वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में अपने अकॉर्डिंगली। फॉर्मूला पहले लिखना जरूर है एग्जाम में, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलेंगे अलग से पक्का। फिर वैल्यू पुट करके मुझे फटाफट से टी कैलकुलेट करके दो, चाहे कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल अभी, ताकि सर क्वेश्चन पहले टी सॉल्व हो गए। 2.18 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो अब आपका जो टी है वो 2.18 है, और जो कैलकुलेटेड है, सॉरी जो टेबुलेटेड है, वो 2.06 है। तो आपका बड़ा आ रहा है, इनका छोटा आ रहा है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई? रिजेक्ट। बस। तो इसका मतलब जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। हो गया, क्लियर हो गया, आ गया सबकी वैल्यू? बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एक्स बार माइनस मीन अपॉन एस ओवर, यहाँ पे हम लेंगे एन माइनस वन, क्योंकि 26 हमको सैंपल दिया हुआ है, तो 26 का एक लेस करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पर आपका सैंपल मीन आ जाएगा 147 - 140 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दे ही रखा था इसमें, कितना था, 16 था, एंड होल डिवाइडेड बाय 25। अब ये आ जाएगा ऊपर 7 × 5 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 35, 35/16। इसको आप डिवाइड कर लो, जैसे आपने कर ही लिया डिवाइड, या बता रहे हो 2.18 आ रहा है। तो सिंस वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, ये लिख भी देना यहाँ पे, 2.18 ग्रेटर देन आया है 2.06 से, सो देयर फोर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है वो नहीं है। एक मिनट सॉरी, देखो इसमें हमने जो लिखना है ना, यहाँ पर ये नहीं आएगा इफेक्टिव नल हाइपोथेसिस, आप चेंज करो। नल हाइपोथेसिस में आप लिखोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये नहीं लिखोगे आप इसमें इफेक्टिव था नहीं था, आप ये लिखोगे जो सैंपल मीन था और जो पॉपुलेशन मीन था। सैंपल मीन कितना था हमारा? सैंपल मीन था हमारा 147, और पॉपुलेशन मीन था 140। तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। और यहाँ पे आप लिखोगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल इन एंड पॉपुलेशन मीन। तो अब बताओ, आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट तो हो गई, यहाँ पे तो लिख दिया रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अब हम अपना स्टेटमेंट देंगे। तो जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में, क्योंकि रिजेक्ट हो गई, तो ये वाली एक्सेप्ट हो गई। तो इसका मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। तो प्रोग्राम इफेक्टिव माने या ना माने? It was not effective. नहीं, इफेक्टिव मानेंगे ना। देखो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई। मतलब वो कह रहे थे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, हमने बोला था सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जो सेल पहले होती थी वो सेल बाद में भी हो रही है। लेकिन ये वाली जो हाइपोथेसिस है ये तो रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में। डिफरेंस अगर मिल रहा है, भाई पहले हमारा मीन कितना था, 140 डजन पर वीक था, फिर हमारा कितना हो गया, 147 हो गया, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है। और अगर ये डिफरेंस पाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स थी वो बड़ी है, और सेल्स का जो कैंपेनिंग हुई थी वो इफेक्टिव थी।
है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड देयरफॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज फाउंड एंड देयरफॉर कैंपेन वाज इफेक्टिव। जो कैंपेन लगाया गया था वो इफेक्टिव था क्योंकि उससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया। तो हम हमेशा यही मानेंगे नल हाइपोथेसिस में, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, कि जो सैंपल मीन हमने लिया है और जो पॉपुलेशन मीन है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर पाया गया है। और अंतर अगर पाया गया है तो वो क्यों पाया गया है, क्योंकि सेल बढ़ गई है। और अगर सेल बढ़ गई है तो इसका मतलब था कि जो कैंपेन शुरू किया गया था वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन इफेक्टिव था। क्योंकि ये स्टेटमेंट कैंपेन इफेक्टिव था नहीं था वो तब पता चलेगा जब आप इन दोनों के बीच के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को फाइंड आउट करोगे। तो इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है, यानी कि ये 140 147 जो है ये डिफरेंस माना जा रहा है। और डिफरेंस माना जा रहा है तो सेल इंक्रीज हुई है। गॉट इट। नोटेड। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब एक आप ना इसमें ये भी लिख लो, टू रैंडम सैंपल का फॉर्मूला भी लिख लो, वैसे इसके आने के चांस कम है। टू रैंडम सैंपल्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो एक ही है, उसमें से दो सैंपल निकालने हैं हमको। अगर टू रैंडम सैंपल्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, तो इसमें आपका जो टी टेस्ट का फॉर्मूला होगा, टी वैल्यू लिख लो, वो होगा x1 बार माइनस x2 बार। मतलब ये दोनों रैंडम सैंपल जो लिए थे उनका मीन है, डिवाइडेड बाय s, और फिर यहाँ अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। यहाँ पे जो s है ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, दोनों सैंपल का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। उसका भी फॉर्मूला लिखो, ये 11th क्लास में था। s इज इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर प्लस सिग्मा, ये दूसरा सैंपल, yi माइनस वाई मीन का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n1 नंबर ऑफ सैंपल 1 नंबर ऑफ सैंपल 2 माइनस 2, और ये होल अंडर रूट है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 का होल अंडर रूट। ये आपके दोनों फॉर्मूले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हैं। तो आपके टी टेस्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद जरूर करना है, चाहे ये आता है चाहे ये नहीं आता, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये एक नंबर में एमसीक्यू फॉर्म में डाल सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो फॉर्मूला पुट करके वैल्यू सॉल्व हो सकती है आराम से। ये x1 बार, x1 बार का मतलब एक सैंपल का मीन, x2 बार यानी दूसरे सैंपल का मीन, यहाँ पे n1 यानी पहले सैंपल की क्वांटिटी, n2 दूसरे सैंपल की क्वांटिटी, और ये जो s है ये है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, दोनों का सैंपल मीन का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नोटेड। Yes, sir. तो इसका क्वेश्चन वैसे तो आने का चांस है नहीं। जैसे एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं, देखो ये एक सैंपल 1 है, इसका हमने साइज लिया है 6, ठीक है, और इसका जो मीन है ये है 40, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है S1 8। फिर एक सैंपल हमने 2 लिया, सैंपल 2 का साइज हमने लिया 5, इसका मीन है 50, ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये है आपका 10, और हमें T9 की वैल्यू दी है 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 0.05 इज इक्वल्स टू 2.262। हाँ, इसमें ये भी लिख लेना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है। उसमें n1 n माइनस 1 होता है ना, इसमें n प्लस n2 माइनस 1 होता है। अब देखो
सबसे पहले आप s निकालोगे, तो s इज इक्वल्स टू n1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस n2 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 माइनस 2। पहले इसको सॉल्व करके निकालेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो निकल जाएगा हमारा सॉल्व करके, डेसिमल में आएगा कुछ मान लो। उसके बाद आप t का फॉर्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल्स टू x1 बार, वो ये रहा आपका 40 माइनस x2 बार 50, फिर अपॉन में यहाँ पर आएगा s, फिर यहाँ पर आएगा होल अंडर रूट 1/n1 यानी 1/6 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू जैसे सॉल्व करके मेरे पास अभी सॉल्व है, ये आ रही है -1.66 आ रही है। फिर आप इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये 1.66 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी हो गई, देखो ये छोटी हो गई ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड हो गई। और नल हाइपोथेसिस क्या होगी? डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये लिख लो आप, जो हमने दो सैंपल लिए हैं इनका जो मीन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मीन्स बिटवीन टू सैंपल्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है और वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। तो बस फॉर्मूला याद अगर होगा तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। बस आप फॉर्मुलेज अच्छे से याद रखो इनके।